नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, aryavartindianation.com के YouTube चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी कर्तव्य पथ पे हूँ। पहले यह राजपथ था, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की सड़कों का नामकरण करने लगे तो राजपथ कर्तव्य पथ हो गया। यह अलग बात है कि भारत के राजनेता या भारत के विधायक, भारत के सांसद, भारत के अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री, शंत्री या भारत के मतदाता अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही रूप से करें अथवा नहीं करें, यह अलग बात है। लेकिन इस कर्तव्य पथ पे या कल के राजपथ से इस कहानी को करने के पीछे मकसद यह है कि जालौन, उत्तर प्रदेश के जालौन जिला से या उत्तर प्रदेश के जालौन के गोरहा के पुरवा गांव की एक लड़की जिसे 11 साल की उम्र में बलात्कार हो और फिर 22 साल की उम्र तक वह करीब अपने 10 साल के दरमियान गोरहा के पूर्वा ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व के पटल पे छा जाती है। विश्व के लोग, विश्व के पत्रकार, विश्व के लेखक, जितने भी विश्व के जो फिल्म के निर्माता हैं, विश्व के अन्य कलाकार, सभी उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं। कल की फूलन देवी, गोरहा के पूर्वा गांव की वह फूलन देवी इस राजपथ पे या इस कर्तव्य पथ पे अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपना हस्ताक्षर की थी। यह अलग बात है कि उस जमाने के जितने भी लेखक थे, पत्रकार थे या और जितने भी लोग थे, उस सब तमाम व्यक्ति ने उस लड़की को, जिसका कि सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ, जिसके घर वाले उसके अपने नहीं हुए, जिसके सगे संबंधी अपने नहीं हुए, और लोगों ने उसे इस कदर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से यातनाएं देना शुरू किए कि वह चंबल की बीहड़ में पहुंच गई। और चंबल की बीहड़ में पहुंचने के बाद अपने बलात्कार का बदला लेने के लिए वह 22 लोगों की हत्या करती है। और फूलन देवी एक समय में बैंडिट क्वीन कहलाती है। तत्कालीन जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, उनके अगुवाई में या भारत में उस समय जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, वो इसी हमारे पीछे जो राष्ट्रपति भवन के बगल में प्रधानमंत्री कार्यालय है, इस कार्यालय से यह आदेश जारी हुआ था कि किसी भी कीमत पर फूलन देवी को सरेंडर कराया जाए, उसका आत्मसमर्पण हो, उसे मारा नहीं जाए। फूलन देवी ऐसे ही करती है और सरेंडर करने के बाद मुद्दत तक ग्वालियर जेल में रहने के बाद वो वापस तिहाड़ जेल आती है और तिहाड़ जेल में कुछ समय बिताने के बाद फिर वो रिलीज होती है। जैसे ही वो कारावास के बाहर कदम रखती है, भारत के जो नेता लोग हैं गिद्ध की तरह उसे देखने लगते हैं, क्योंकि उसकी जो छवि थी, उसकी जो पहुंच थी, उसका जो प्रचार प्रसार था, या उसे जो जितने लोग भारतवर्ष के जानते थे, ये सभी नेता ये जानने लगे कि अगर इसे संसद में लाएंगे तो उनकी एक संख्या बढ़ेगी। और परिणाम भी यही हुआ कि जेल से निकलने के बाद फूलन देवी पार्लियामेंट में पहुंच जाती है, एक बार नहीं, 2 बार। उस जमाने के पत्रकार या आज भी लोग शायद जब लिखने के लिए बैठेंगे तो गणित को शायद नहीं देखेंगे। फूलन देवी जिस घटना के कारण, जिस बम्बई घटना के कारण पूरा विश्व व्यापी हुई थी,
विश्व के शायद ही कोई अखबार, कोई भी पत्रिका, कोई रेडियो, कोई टेलीविज़न रहा होगा जहां फूलन देवी की तस्वीर या फूलन देवी के बारे में चर्चाएं नहीं होगी। वह तारीख था 14 फरवरी 1981। 14 फरवरी 1981 को यह कांड, बेमही कांड हुआ था, जहां 22 ठाकुरों को मारा गया था। और फूलन देवी जिस दिन सरेंडर की थी वह भी फरवरी का ही महीना था और तारीख था 12 फरवरी 1983। यानी लगभग 2 साल के बीच फूलन देवी के आत्मसमर्पण से पहले और बेमही कांड के बीच का ये जो 2 साल की अवधि है, इसी 2 साल की अवधि में फूलन देवी विश्व के पटल पे छा गई थी। जिस वर्ष देश 16वां आज़ादी जश्न आज़ादी मना रहा था, उसी वर्ष 10 अगस्त 1963 को फूलन देवी का जन्म होता है। और फूलन देवी 25 जुलाई 2001 यानी जिस वर्ष देश 54वां जश्न आज़ादी मनाया, उसी तारीख को यानी 25 जुलाई 2001 को अंतिम सांस ली। फूलन देवी की जो सामाजिक कद है वह भारतीय राजनीतिक बाजार में सभी राजनेताओं ने बुनाया, खास करके समाजवादी पार्टी के लोग। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि फूलन की जो विचारधारा थी वह आज तक किसी भी राष्ट्रीय नेता अथवा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी या स्थानीय पार्टी उस विचारधारा को तवज्जो नहीं दी। सरकार में जो सत्तारूढ़ लोग हैं, या नहीं कहूँगा कि उन्होंने महिलाओं के सम्मानार्थ या महिलाओं के कल्याणार्थ बहुत सारी कार्य नहीं किए हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएं, पढ़ाई लिखाई, सुरक्षा, सभी तरह की व्यवस्था हुई। और यही कारण है कि आज जब फूलन के गांव गोढ़ा के पूर्वा में गया, देखा, तो ऐसा लगा कि नहीं, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बच्चियां आज सुरक्षित हैं। जिस असुरक्षा की भावना को लेके या जिस असुरक्षा के कारण फूलन का बलात्कार हुआ उन दिनों, और जिस असुरक्षा के कारण फूलन बंदूक उठाई, 22 से अधिक लोगों को उसने कत्लेआम किया, मार दिया बदला लेने के लिए। वह चाहे अखबार वाले, पत्र पत्रिका वाले चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन एक बात पक्का है कि फूलन महिलाओं के कल्याणार्थ, महिलाओं के सम्मानार्थ उसने बंदूक उठाई। सन 80 के दशक के बाद से लेके जब फूलन देवी अंतिम सांस ली, यानी गोढ़ा के पूर्वा से लेके चंबल के रिवाइन तक, या फिर ग्वालियर जेल, तिहाड़ जेल और अन्य तमाम स्थानों पे जहां पे फूलन ने अपना छाप छोड़ा था, उन तमाम स्थानों का विवरण तत्कालीन जो पत्र पत्रिका, टेलीविज़न, बहुत सारे लोग की। शेखर कपूर का फिल्म आया बैंडिट क्वीन, फिर किताब भी आया बैंडिट क्वीन के नाम से, और फूलन देवी पे न जाने अनगिनत पत्र पत्रिकाएं, छोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें हुई। कुछ किताबें फूलन के जीवन काल में बनी, कुछ किताबें फूलन के जाने के बाद बनी। जो किताबें फूलन के जीवन काल में या जो उसके फिल्म बने थे, उसमें आज भी फूलन के परिवार के लोगों का कहना है कि उसे आज भी रॉयल्टी मिल रहा। जो देश विदेश, जो बाहर, देश के बाहर के लोग थे जिन्होंने किताब बनाया या फिल्म बनाया या डॉक्यूमेंट्री बनाया, उन लोगों की ने अभी भी उनके घर में जो रॉयल्टी है, जो भी पैसा होता है, उसकी मदद करते हैं। 80 के दशक में जब फूलन सरेंडर करती है, उस सरेंडर करने के बाद या उस दशक के पूर्व बहुत सारे जो दिल्ली के पत्रकार थे उन दिनों, चाहे आनंद बाजार पत्रिका को हो, इंडिया टुडे के हो, या जो दूसरे पत्र पत्रिकाओं के हैं, वो तमाम लोग फूलन देवी के गांव गोढ़ा के पूर्वा भी पहुंचे हैं। बहुत
लोग पहुंचे हैं ग्वालियर जेल में और फूलन से बातचीत, फूलन के बारे में, फूलन की ज़िंदगी के बारे में, फूलन का जो 24 घंटे का कार्यक्रम है उसके बारे में, कैसे सरेंडर की थी उसके बारे में, उसके घर के बारे में, उसके माँ बाप के बारे में, बहुत तरह की बातों को, जो सामाजिक आर्थिक बातें थी, उन तमाम बातों को कैमरे पे उतारे। आज की इस कहानी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जगदीश यादव साहब उन दिनों आनंद बाजार पत्रिका के टेलीग्राफ अखबार में फोटो जर्नलिस्ट थे, आज भी हैं। बहुत बेहतर छायाकार हैं और पिछले 40 वर्षों में या उससे भी अधिक दिवसों में उन्होंने अपने कैमरे से जो कहानियों को गढ़ा है उसकी बात, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। फूलन पे उनका वर्चस्व है क्योंकि फूलन के साथ उनका एक बहुत ही अलग तरह का संबंध, एक पारिवारिक संबंध हो गया था। फूलन के बारे में, फूलन के घर के बारे में, फूलन के जेल के बारे में, उनकी जो जेल यात्रा है उसके बारे में बहुत तमाम चीज़ों को जगदीश यादव ने अपने कैमरे पे उतारा था। शुरू के दिनों में जगदीश यादव की जब कैमरा उठाते थे तो उनकी कैमरे को देख के फूलन देवी गुस्सा जाती थी, लेकिन क्रमशः जब फूलन को यह विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति गलत नहीं है, उसी तरह जैसे फूलन को विश्वास हो गया कि राजेंद्र चतुर्वेदी गलत नहीं है, अगर फूलन सरेंडर करती है तो उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, उसी तरह जैसे राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपने बच्चे को, अपने परिवार को फूलन को सौंप दिया था, उसी तरह जगदीश यादव ने भी अपने कैमरे को सौंप दिया फूलन देवी को और कहा कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का गलत तस्वीर नहीं लूंगा या फिर तुम्हारे तस्वीरों को मैं बाजार में बेचूंगा नहीं। लेकिन जगदीश यादव ने उन तमाम तस्वीरों को एकत्रित कर, आज फूलन नहीं है लेकिन उसकी बात को, उस यात्रा को उन्होंने किताब पे उतारा है। वो चाहते हैं कि एक अगले किताब के माध्यम से फूलन के जो बॉडी लैंग्वेज था, वो क्या सोचती रहती थी, उसकी शारीरिक जो भाषा थी, उसके आधार पर तमाम तस्वीरों को एक साथ समावेश कर एक अलग किताब बनाए। लेकिन उन्होंने जो किताब लिखा है उसी के आधार पर आज मैं जगदीश यादव साहब को कहा कि आज आपकी कहानी होगी और यह कहानी होगी राजपथ यानी कर्तव्य पथ से, क्योंकि गोढ़ा का पूर्वा, जालौन जिला के गोढ़ा के पूर्वा की एक लड़की 35 वर्ष की आयु में या अपनी मृत्यु के अंतिम सांस से पहले तक राजपथ पे जो निशान छोड़ी है, वह निशान शायद भारत में आने वाले दिनों में या आज भी कोई महिला के पास नहीं है। यह अलग बात है कि फूलन देवी को उस समय, उस जमाने में लोगों ने डकैत कहा, लुटेरा, बहुत तरह के, बैंडेड क्वीन, बहुत तरह के नाम उपनाम से उसे अलंकृत किया गया। लेकिन आज अगर हम चुनाव आयोग की जो सांख्यिकी है उसे देखें तो भारत के तमाम विधानसभाओं में या भारत के संसद में आज भी ऐसे अनेक राजनेता बैठे हुए हैं जिनके विरुद्ध बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। यह अलग बात है कि वो संसद में है, वो जेल में नहीं है, लेकिन फूलन देवी को जेल में करीब 11 साल बिताना पड़ा था। आज की कहानी में मैं यह पूरी कहानी फूलन देवी की तस्वीरों के बारे में या फिर जगदीश यादव से जो बातचीत है वो मैं आपको सुनाऊंगा। आप देखिए कि जगदीश यादव क्या कहते हैं फूलन देवी के बारे में।
जगदीश बाबू नमस्कार आपको इस कर्तव्य पथ पे आपका नमस्कार। और आपका जो दोनों किताब है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना। मैं आपको कर्तव्य पथ, कल का राजपथ पे बुलाने के पीछे एक मकसद था जी। मकसद ये है कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस महिला के बारे में मैं यहाँ चर्चा करने जा रहा हूँ जी, आपके किताब के माध्यम से, वह जालौन के एक गांव से इस राजपथ पे, कल के राजपथ पे अपना इतिहास लिखी थी। चाहे हिंदुस्तान के लेखक, पाठक, पत्रकार जो भी कह दें, लेकिन उसने जो इतिहास लिखा शायद आने वाले दिन में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई लिख पाएगा जी। फूलन से आप बहुत नज़दीक हैं। ये सवाल मैं आगे करूँगा, लेकिन आप पहले अपने किताब के बारे में बताइए, किताब क्या है? व्यू फाइंडर। 40 वर्ष से अधिक के फोटो पत्रकारिता के दौरान बहुत सारे ऐसे वाक़ये देखने को मिले जिनकी रिपोर्टिंग नहीं हुई और वो रिपोर्टिंग के योग्य भी नहीं था उस वे में आप कहें तो। मैं अखबार के लिए शूट करने जा रहा हूँ तो वो बहुत कुछ ऐसा होता है जो अखबार का वो मैटर नहीं है, लेकिन लोगों की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। उन्हीं चीज़ पहलुओं को, उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं जो मेरे सामने जो हुए हैं जो चीज़ें, उनको दिखाने का प्रयास और बताने का प्रयास किया उस किताब के जरिए। इसमें फूलन कहीं है? फूलन का एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है इस किताब के अंदर। क्या? सबसे बड़ा उन्हीं का हिस्सा है। और मेरी जहाँ तक समझ है, उस समझ में फूलन से उस जमाने में आप जितना नज़दीक थे या हुए, शायद कोई भी हिंदुस्तान का पत्रकार या फोटो जर्नलिस्ट हुआ था। आप थोड़ा बताइए फूलन के बारे में। हाँ, एक्चुअली क्या है कि एक छपास का शौक जो नए पत्रकार को होता है, जो युवा होता है, तो वो आदमी तमाम तरह की तरकीबें खोजता है कि कौन सी ऐसी करूं कि छप करके लोग मुझे जान जाए। तो मुझे मौका मिला और मैं उसके लिए प्रयास किया फूलन को कवर करने का, और उसके लिए मैं उनके गांव भी गया, उनके परिजनों से भी मिला, उस व्यक्ति से भी मिला जिसकी वजह से इनको बीहड़ों में रहना पड़ा था, उनके चचेरे भाई से। तो ये बातें मेरे दिमाग में दर्ज होती गई। बाद में और ज़्यादा कुछ समय बीतने के बाद मुझे मौका मिला फूलन जी के गांव जाने का। गांव जा कर के उनका जो पालतू बकरा था उसको लोगों ने मिलवाया, और जो दशा देखी मैं उनके परिवार की, तो गांव में जो सबसे गरीब तबका होता है बस वही परिवार था। आगे बढ़ते हुए मैं फिर उनसे मुलाकात की इच्छा लिए चंबल के बीहड़ों में पहुंच गया, मदद किया लोगों ने पहुंचने में, मुलाकात भी हो गई उनसे, उनकी तस्वीरें खींचा। और मेरी तस्वीर से पहले उनकी कोई तस्वीर लोगों के सामने नहीं आई थी, तो वो मेरी तस्वीर पहली तस्वीर थी। और अद्भुत दृश्य देखे, थोड़ा निगोसिएशंस भी चल रहे थे उन दिनों उनके साथ। बीहड़ों में मुलाकात हुई, एक मऊ करके जगह है भिंड में, वहाँ एक ट्यूबवेल पर जहाँ पर सिंचाई का व्यवस्था थी खेतों के लिए, वहाँ उनका गैंग बैठा था। वहाँ से मुलाकात हुई, फिर उन्होंने ड्रेस बदला, उसकी शूट हुई, तमाम एक्टिविटी शूट हुई, मूवमेंट शूट हुआ। जब वो खेतों के बीच से जाने लग गए, एक जत्था चलने लग गया, वो शूट हुआ। और भीतर गदगद हो रहा था। लेकिन उसमें एक मैं आपको थोड़ा सा और ख़ास बात बताऊं कि जब मैं पहले झटके में फूलन को जब देखा, पहले तो मैं पहचाना नहीं डकैतों की भीड़ में, क्योंकि मेरे दिमाग में कल्पना ये, तो मैं युवा भी था तो अनुभव भी कम था, तो मेरे दिमाग में जो कल्पना थी कि इतनी मशहूर के रहने का तरीका, अप्रोच बिल्कुल ऐसा होगा कि देखते बनेगा, जो ऐसा नहीं था। तो वो मुझे जब उनको देखा तो मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया कि ये इतनी गरीब कमज़ोर महिला और इतना नाम किए हुए कि पिक्चर खींचने आया हूँ। तो होता है ना कि एक बार जो कल्पना करके गया उससे बिल्कुल विपरीत नजर आया, तो मैं डिमोरलाइज हुआ। तब तक मेरा प्रोफेसर मुझे भीतर से ठोका, और भी याद आया कि इसकी तो तस्वीर ही नहीं है। खैर, तस्वीर तो मैं फिर भी खींचता, लेकिन अपने मन की बात बता रहा हूँ। फिर मैंने तस्वीर शूट करना शुरू किया। काफ़ी उथल पुथल हुई। पहले शॉट के बाद जो हंगामा हो गया, उसके डकैतों ने मुझे घेर लिया
और बोला कि ऐसी तस्वीर क्यों खींचे। हमको बहुत अप्रोच किया गया था इंटरनेशनल मीडिया से, हमने नहीं माना। लेकिन जो बीच में एक व्यक्ति थे जिनकी वजह से हम पहुँचे थे, उनका आदमी था वहाँ जो उनको कहा कि आपके भले के लिए हो रहा है, आपकी नेगोशिएशन होनी है, आपका होना है। तो वो खैर वो शांत हो गए, लेकिन मेरे को हिदायत जरूर दे दी कि तस्वीर नहीं खींचना। और तकरीबन कैमरा कहा कि बंद कर लो अंदर बैग में, मैं बंद कर लिया। तस्वीरें मिलने के बाद जो भीतर से कौंधा जोर से मेरा अखबार का पन्ना नजर आने लगा कि जल्द से जल्द पन्ने पे आ जाए। तो डर लगता है ना कोई और ना कहीं से किसी रास्ते से कर दे। तो मैं भागा, ग्वालियर से ट्रेन पकड़ा और भागा भूखे प्यासे, भाग के आके फिल्म में प्रोसेस करके, और उसको खैर वो बहुत बढ़िया से यूज हुआ। उससे मुझे गेन भी बहुत हुआ प्रोफेशनली, और मैं डिसिप्लिन भी मुझे ज़्यादा आ गया, क्योंकि अच्छा डिसिप्लिन में रह के बड़े काम किए जा सकते हैं, उसकी शिक्षा भी मिली। जंगल में जैसा मैंने शूट किया उसको जंगल ही बोलते हैं, वैसे जंगल जैसा था नहीं, लेकिन जंगल ही कहा जाता। तो उसके बाद गैप हो गया, 1 साल के करीब बीत गया। वो जेल में थी, बाद में उनका सरेंडर हो गया था। मेरी शूट के कुछ ही दिन बाद सरेंडर भी हो गया उनका, और वो जेल में थी। तो जेल में हमारे संपादक जी का आदेश था कि जेल में उसका 1 साल पर इंटरव्यू किसी तरह हो जाए। तो एक टीम हमारी गई, बड़ी वरिष्ठों की, भोपाल से लेकर ग्वालियर तक चक्कर काटी, लेकिन कोई परमिशन नहीं मिली, वापस आ गई। और उसमें एक हमको लिंक मिला, मुझे संतोष भारती जी की वजह से एक लिंक मिला कि वो लिंक आपको पहुंचा सकता है। तो हम ग्वालियर गए और उस लिंक की मदद से कुछ अपने प्रयासों से, अपने प्रयास मतलब बुद्धू बन जाओ जेल के गेट पर, और रोज जाके वहाँ खैनी खाओ, तो एक दिन हमको दिखवा दो, एक दिन मिलवा दो। तो इसी क्रम में मुलाकात हो गई। और जब मैं जेल में घुसा तो बहुत जोर से खुश हो गई, वो एक्सप्रेशन देखने लायक था। और कहती है, अरे बाबूजी आ गए जो जंगल में आए थे। तो मुझे भी लगा कि यार कुछ लगता है उपलब्धि हो रही है वो तो। लेकिन मैंने कहा कि चुप रहिए, नहीं तो मैं अनथराई जाया हूँ, मेरे साथ ठीक नहीं व्यवहार होगा। तो वो खैर मनाया उनाया, उसको अंदर दरवाज़ा बंद कर लो। और जिस तरह से रहती थी ना, 2 कमरे, आगे एक बाउंड्री छोटी सी और वो एक बाहर दरवाज़ा, तो वो दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर मैं उनको उसी दशा में शूट किया। जब शूट उट हो गई तो मैंने कहा पिक्चर तो हो गई, लेकिन वहीं पर सोच रहा था कि कुछ सिंबॉलिक पिक्चर नहीं हुई। ये तो जेल में है, मिल गई, ठीक है। तब मैंने उनसे आग्रह किया कि क्या संभव है कि साड़ी पहन लो। उन्होंने बोला मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने कहा क्या संभव है कि कल अगर आपको उपलब्ध हो जाए तो व्यवस्था हो सकती है। तो बोले कि तब हो जाएगी। तो रुक्मणी उनकी बहन थी, जेल के बाहर रहती थी, उनसे मिल के, उनके सहयोग से साड़ी और उनके सारे परिधान पहुंचाए गए जेल के अंदर। और 10 बजे का समय मैंने ऐसे ही अटेंडम दे दिया, जबकि अथॉरिटी जाने देगी तब तो जाएंगे। लेकिन हाँ ठीक है, जब वापस आते हुए मैंने वहाँ जो ड्यूटी पे तैनात लोग रहते हैं, मैंने कहा कि बहुत धन्यवाद आपका, हमारे इतने लंबे समय बाद मान सिंह का रिश्तेदार, उनसे मिलवाया आपने। मान सिंह को बोलना पड़ा। तो मान सिंह मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे मिलवाया आपने। कल एक छोटा सा त्यौहार हमारे यहाँ होता है, बड़ा घरेलू, अगर कल मेरे को 5 मिनट का कर दो तो दुआ सलाम हो जाए, मैं लौट जाऊँगा उसके बाद। अच्छा ठीक है, आ जाना। तो मैं गया और मुझे मौका मिल गया। संतोष भारती भी थे, उनको भी मौका मिला जाने को, और हम दोनों वो जाके बातचीत की और मैं तस्वीरें शूट किया। तस्वीर क्या है, जो ही मैं जा रहा हूँ तो दरवाजे पर ऐसे लगता है कि इंतजार कर रही हैं। 10 बजे थे, तो जो ही मैं साड़ी पहन के, पल्लू वल्लू मत्थे पर रख के मैंने वो शॉट खींचा, हंसने लगी। वो तो शॉट आपको दिख रहा होगा। तो वो हंसने लगी तो मुझे बड़ी लगा कि हाँ मज़ा आ गया। इसके बाद अंदर गए, अंदर के विभिन्न तरह की गैंग के साथ अमरूद खाते, बैठते, पलंग पर इधर उधर, तो मस्ती की तस्वीरें खींचा। एक अलग से माहौल था, उत्साह इसलिए हो गया ज़्यादा कि वो लग ही रहा था कि फेस्टिवल टाइप का फेस्टिवल बन गया शूट की वजह से। लेकिन इस बीच एक घटना हो जाती है कि मलखान के गैंग के लोगों ने फूलन के एक सहयोगी को पकड़ के पिटाई कर दी। वो बगल के बिल्डिंग में रहता था उसका गैंग। अब उसमें अफरा तफरी का माहौल जब बन गया, और मैं अभी कलर स्लाइड शूट ही नहीं किया कि संडे का कवर बने, तब तक वो डंडा उठा के दौड़ पड़ी मारने उसके लोगों को। बोले कि मार पीट के आएंगे। मैंने कहा कि मेरी दशा पे सोचिए कि मेरा क्या होगा, मेरे कहने से मान जाओ। बोले कि नहीं तो 5 मिनट लगेगा, सिर्फ पीट के अभी आ जाते हैं, फिर खींच लेना। उनको ये लगे कि बहुत मैदान में जैसे खड़े हैं। मैं बोला कि इसमें आपका और मेरा बस नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा रुकिए। लेकिन उनके चेहरे का भाव
इस तरह का हो गया था कि बिल्कुल विपरीत, जैसे मैं पहले ठहाके में देखा, लेकिन उस वक्त जब ट्रांसपेरेंसी खींचना था तो बहुत टेंस और मुंह लटका के, क्योंकि एक आदमी पिट गया था और भीतर जो एक जोश हो जाता है कि नहीं पीट के आएंगे करके, तो उस वजह से उनको भाव बिगड़ गया। मैंने लिटरली उनको पकड़ के पलंग पे बैठाया। मैंने कहा कि सीधे एक बार बैठ जाइए, मैं स्ट्राइक कर लूँ। सिर्फ 2 क्लिक किया, उठ गई, बोला अभी नहीं, अब मैं पीट के आऊँगी। इस बीच हल्ला हो गया जेल में, जेल के अधिकारी आ गए, पगली घंटी बज गई। अब पगली घंटी का मतलब होता है पिटाई लोगों की, लेकिन बस बच गए। और विस्तार से जानना हो तो थोड़ा मैं और बता सकता हूँ बचे कैसे। चारपाई के नीचे कैमरा पतीले में डाल के एक एल्युमिनियम के पतीले को उल्टा कर दिया ताकि उधर नजर ही नहीं जाए कि कैमरा है, और साइड में खड़े होकर खैनी बनाने लग गया। जेल अथॉरिटी वाले आए, घूमे फिरे, बोले ये कौन है? फूलन ने कहा मेरे रिश्तेदार हैं, बस करके बस हल्के में छूट गया मैं। और उसके बाद वो भागा। रुक्मणी को मैंने कहा, उसकी बहन को, कि उनकी बहन को, उसकी नहीं कहना चाहिए, उनकी बहन को, कि अब मेरा कैमरा पार करा दीजिए। और पार हो गया कैमरा, और इसके बाद जो भागा दिल्ली। और फिर जो तस्वीरें 17 पन्ने बने उसके, तस्वीरें और इंटरव्यू और बातचीत, और बहुत बढ़िया। अब ये कहानी आगे बढ़ती है, बाद में कुछ दिन गैप होता है। एक चिट्ठी भी उनकी आई जेल से, मेरे पास आई थी, फूलन देवी मान सिंह के लेटर पैड पर, कि आप लोग जब आए थे जेल में, उसके बाद जब छपा है तो जेल वाले हम लोग को परेशान ज़्यादा कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि हमको महिला वार्ड में भेजने को कह रहे हैं, तो कोई किसी से बुलवाने की ज़रूरत है। और मेरा भाई शिव नारायण छुट्टी जाना चाह रहा है गाँव। फूलन देवी का भाई मध्य प्रदेश पुलिस में उसी शर्तों पर भर्ती हुआ था कि सरेंडर के बदले, अर्जुन सिंह जब थे तो वो उनको छुट्टी जाना था, क्या शिव नारायण को। तो इन्होंने वो चिट्ठी लिखा था कि वो उत्तर प्रदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत खफा है, तो कहीं नुकसान न करे, ऐसा करके एक चिट्ठी लिखी थी वो। और वो चिट्ठी संजोग मेरा ठीक नहीं है, कहीं गायब हो गई, घर से ही मेरे बक्से से पता नहीं कहाँ उड़ गई, वो नहीं मिली बाद में, नहीं तो मैं दिखाता उसे। समर्पित दस्यु सम्राट फूलन देवी मान सिंह, ऐसा लाल रंग से छपा था उसके ऊपर। तो और उसके बाद जब मुलायम सिंह इनिशिएट किए, उनको बाहर लाए और चितरंजन पार्क आ गई, तो फिर लगातार मेरा जाना था, क्योंकि मेरा अप्रोच बहुत आसान थी मेरे को पहुंचना। मुझे देखते ही कहते, सब छोड़ छाड़ के बोलते आइए बैठ जाओ, बैठा लेती थी, और वो जो बात करनी है कर लीजिए। एक तो बाल खोलने वाली भी बात है ना। हाँ, वो बताता हूँ। एक दिन हमारे एक मित्र थे प्रजापति जी, राम अच्छे लाल प्रजापति, इंडिया टुडे में, उन्होंने कहा कि महाराज मेरा भी इंटरव्यू मेरे से भी करवा दीजिए। मैंने कहा चलिए करा देंगे। तो बिना बताए ही हम दोनों गए, तो देखा वो घर में नहीं, कहाँ गई हैं? बोलो पार्क में बैठी हैं। तो जैसा ये लॉन है ना इस तरह के, वहीं दो अकेली बैठी, और बाल खोल के, बाल में सरसों का तेल लगा के, और धूप में सर्दियों के दिन में बैठी हैं। मैं गया, मैं जाते डांटा, बहुत जोर से डांटा कि आपको पता है कि आप कौन है? आपको अपना ही पता नहीं है। अब यहाँ अकेली बैठे, कोई गर्दन ही दबा के चला जाएगा, जान चली जाएगी, और कितने लोग पीछे पड़े हैं, और आपने ऐसे क्यों किया? बोले नहीं, जाना तो मुझे वैसे भी है, एक दिन मुझे कौन सा रहना है, तो मैं इतना परवाह नहीं करने वाला कि नहीं हम परवाह करवाएंगे आपको, ऐसा कभी नहीं करेंगे आप। तो हम उनको उठा के ले आए घर, बोले चलिए। और आइंदा उनके घर के सब लोगों से कहा कि अकेले नहीं छोड़ना इनको, क्योंकि उन दिनों सांसद नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी इस तरह की कुछ। हाँ, पुलिस नज़र रखती थी, इतना ज़रूर था, क्योंकि एक चर्चित लोगों पर नज़र रखी जाती है, बस उतने भर था। तो उसके बाद जब वो संसद का चुनाव लड़ने लग गई, लोकसभा का टिकट मिला, तो उनका फ़ोन आया कि पोस्टर वोस्टर बनाने हैं, तो हम किसके पास जाएंगे जब आप आएँ? तो मैंने कहा कि चिंता ना करो, और भदोई से उन्होंने चुनाव लड़ा, पोस्टर बनाया। और संजोग ये रहा उस दिन, उस वक्त एक और बढ़िया संजोग रहा कि जो भाजपा के उम्मीदवार थे, जो सशक्त थे, वीरेंद्र सिंह मस्त, उनका भी फ़ोन आया कि जगदीश भैया वो पोस्टर हमको बनाना, अटल जी का, जोशी जी का, सब ट्रांसपेरेंसी लगेगा। तो मैं गया और वो हमारा पोस्टर वहाँ भी बना, और मैं बल्कि उनको बताया भी कि चलिए मैं दोनों पोस्टर मेरे ही रहेंगे, बड़ा अच्छी बात है उसका जोशी में तो बड़ी खुशी होगी मुझे, चाहे वोट इधर जाए उधर जाए, पोस्टर तो मेरे ही तैयार किए हुए हैं। तो ये रहा ये। और उसके बाद लगातार जब वो संसद में थी, तो जब भी उनको कई बातें समझने के लिए मुझे बुलाती भी थी।
माना जाता है कि जगदीश यादव फूलन देवी से इतने नज़दीक थे कि अपने वैवाहिक जीवन में भी वो बहुत हद तक कभी जगदीश यादव का विचार विमर्श करते थे। हाँ, वो ऐसा हुआ कि नहीं, वैवाहिक तो जो सेटिंग उनकी तो अपने आप हुई, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, वो बीच बीच में एक बार मुझे बुलाई हो कि अब बल्कि बुलाने उनके पति आए मेरे पास ऑफिस में, बोले कि बुला रही हैं। तो मैं गया, मैं बोला बताइए क्या है। तो एक कमरे में बुलाई अपने बेडरूम में, और उन्होंने, वो उमेद सिंह भी थे, उन्होंने कहा कि दरवाज़ा जो है ना बंद कर दो और तुम बाहर निकल जाओ। तो वो बाहर कर दिया उनको। तो मैंने कहा क्या खास बात है। तो बोला इसी मुसीबत के चक्कर में आपसे बुलाई कि ये मेरे नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है, ये कर रहा, बहुत उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, मैं क्या करूं इसका, मुझे क्या करना चाहिए बताइए। मेरे दिमाग में ये आता था उस वक्त कि इतनी खबरों में रहने वाली को इस तरह की खबरें एक और फैलाने की क्या ज़रूरत। मैंने कहा क्यों एक और कंट्रोवर्सी और खबरों में घुसोगे, इग्नोर करिए, आप अपने कमांड रखिए, अपने साइन करने पर ध्यान रखिए, कागज़ों पर ध्यान रखिए तो ठीक है। बोलते मैं पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन ये कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है ये मुझे सुनाई देता तो खराब लगता है। यानी कि ये मैं कहूँगा कि कुछ गड़बड़ ना हो उनके नाम पर सरकारी कागज़ों में, या किसी के खिलाफ या किसी के अनड्यू फेवर में ना हो, इसका भी वो केयर करती थी। अस्सी के ज़माने में जब फूलन देवी अपने उत्कर्ष पे पहुंची है, सरेंडर की है, उस ज़माने में जितने भी कहानियाँ लिखी गई, हम आप सभी लोग, आप ज़्यादा चश्मदीद गवाह, फूलन देवी को डकैत शब्द से अलंकृत किया गया, बैंडिट क्वीन सिनेमा बना, किताब लिखा गया, वगैरह वगैरह। उसी चीज़ को अगर हम आज की तारीख में देखते हैं, फूलन देवी सांसद भी बनी, 2 बार सांसद बनी। क्या आज की तारीख में चाहे भारतवर्ष के जितने भी विधानसभा हैं या भारतवर्ष के जो सांसद हैं, उस संसद में आपराधिक गतिविधि रखने वाले या उस चरित्र के लोग भरे पड़े हैं, तो हम इसको कैसे, फूलन देवी इतना ज़्यादा उसे गलत स्वरूप दिया गया और आज संसद में बहुत सारे लोग हैं, तो हम इसको अखबार नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं कैसा देखता हूँ ये तो बता सकता हूँ। जिसके ऊपर इतना अत्याचार अनाचार हुआ कि या तो जहर खा ले, रेल से कट जाए या कुएं में कूद जाए, लेकिन उसकी विल पावर उस व्यक्ति की देखिए, फूलन जी की, कि ऐसा उन्होंने नहीं किया। जान देना तो सबसे आसान है, लेकिन कहा कि लड़ेंगे, और लड़ने के क्रम में ही बहुत सारी चीज़ें हुई, और लड़ते लड़ते ये हालत हुई कि इतनी पॉपुलर हो गई, तो उनकी पॉपुलैरिटी को इनकैश करने के लिए पॉलिटिकल पार्टियों ने उनको नज़दीक जाना शुरू किया कि एक बड़ी तादाद में जो उनकी बिरादरी के लोग हो वो कम से कम हमारे साथ जुड़ेंगे, हमें वोट करेंगे, लाभ उठाएंगे हम। तो एक सीट दे करके लाभ उठाया। लेकिन जिस तरह का साफ गोई, उतनी मैंने नहीं पढ़ी लिखी महिला में इतनी समझ की अपना हक क्या होता है और दूसरों को प्रेरणा देने वाली गरीब लोगों को, इससे बड़ी कोई मिसाल हमारे देश में नहीं है। और मैं तो ये चाहूँगा कि बहुत बड़ा, चाहे बेशक मरणोपरांत हो, बहुत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए जो कुछ भी है, क्योंकि इससे हिम्मत बढ़ेगी उन गरीब महिलाओं की जिनके साथ अत्याचार होता है और उनकी जान चली जाती है। मेरा मानना है कि फूलन, या आप भी इसको मानेंगे क्योंकि कुछ दिन पहले आप ही कहे थे कि जब शिवनारायण की, जब इसको गया है घर में पकड़ने के लिए, तो कैसे शिवनारायण को छिपाया, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो शिवनारायण को छिपाने का मतलब ये है कि वो कैसे अपने भाई के लिए, या जो सशक्तिकरण की बात है, तो इसको आप कैसे बताएं? हाँ, तो बस, अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ ये कि जब डकैत घुसे घर में तो इनको उठाने नहीं गए थे, वो गए थे शिवनारायण को लेने, क्योंकि एकमात्र लड़का है, अगर उसको गायब कर देंगे तो नियरेस्ट पट्टीदारों को उनकी प्रॉपर्टी मिल सकती है, इस लालच में। हालांकि अब कानून बदल गया है, तब ये कानून नहीं था, तो ये सोचे कि इसमें हड़प लेंगे, ऐसा करके बोला कि इसको उठा लो। लेकिन जब गैंग आया उनको उठाने के लिए शिवनारायण को, तो शिवनारायण को उन्होंने भूसे में और पुआल में छुपा दिया, चारों में चारा जो रखा जाता है उसमें छुपा दिया, और बोले कि क्या बात, शिवनारायण नहीं है, मैं हूँ, बोलो। तो उन्होंने बोला अब इसी को ले चलते हैं, और उसको उठा ले गए। और उसके पश्चात जो अत्याचार अनाचार हुआ, फिर भी वो वापस आना चाहती थी। उन्होंने मुझे भी बताया कि एक बार हम एक नदी पार कर रहे थे नाव में,
तो देखा तो एक पंडित जी मेरे गांव के आसपास के जिनको मैं पहचानती हूँ वो बैठे थे, तो उनके पास धीरे धीरे गई, उनसे इशारा किया कि पंडित जी मुझे बाहर निकालिए यहाँ से, यहाँ हटना चाह रही हूँ, इसमें नहीं रहना चाहती। तो उन्होंने समझाया कि अब हटने का लाभ इसलिए नहीं है कि आपके नाम पर अनगिनत केस हो चुके हैं कि फूलन देवी के गैंग ने ये कर लिया, तो आप गैंग के लीडर हैं, लोगों की नज़र में और पुलिस व्यवस्था कानून के रक्षकों की नज़र में आप गैंग लीडर हैं, तो आप भागेंगी तो फिर भी फंसेगी, इसलिए आपका रास्ता बंद हो चुका है, आपको यहीं रहना होगा। तो बोली फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने टेकअप करना शुरू किया एक एक को, फिर लीडरशिप का मामला आने लग गया और बाद में लीडरशिप मिली। तो फूलन को हम लोग बोले कि आज की तारीख में भी 1963 में उसका जन्म है, 2001 में उसकी मृत्यु है और आज 2024 है। तो फूलन ऐसा दृष्टांत शायद अभी तक कोई दूसरा नहीं है। तो हम बोलेंगे कि महिला में सशक्तिकरण में फूलन हर एक लड़की को अपने रक्षार्थ फूलन बनना चाहिए। बिल्कुल, देखिए फूलन के बनने के कई रास्ते हैं, जरूरी नहीं बंदूक उठाना, लेकिन लड़ना चाहिए, अंत तक लड़ना चाहिए और वो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, फूलन जी से बिल्कुल लेनी चाहिए। आप फूलन के गांव में फिर गए कभी? गया हूँ, तो इवन जब उनसे मुलाकात हुई उससे पहले मैं गाँव गया था। अभी हाल फिलहाल नहीं गया? नहीं, इन दिनों नहीं गया। अभी नहीं गया। और शिव नारायण? ना, उनसे मुलाकात नहीं। डकैतों में किन किन लोगों के समर्पण के समय आप थे फूलन के अलावा? फूलन के अलावा मलखान सिंह, छबीराम, घनश्याम। छबीराम को तो मार दिया गया था, तो मैं वहाँ गया था, तो ये दो के सरेंडर में मैं रहा हूँ। इस किताब के माध्यम से मैं पत्रकारों की बात नहीं करूँगा क्योंकि पत्रकारिता अब बिल्कुल बदल गई है, तो फिर भी आप अपने इस किताब के माध्यम से आज के युवकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पत्रकारिता में लगे युवकों को या देश के युवकों को? जो लिखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो लिखते हैं उनको जहाँ पर प्रतिबंध है शब्दों का, किसी क्षेत्र में प्रतिबंध है, बाकी प्रतिबंध नहीं है। समाज में कुरीतियों पर अगर आप लिखना शुरू करें, लोगों को जो अपने हक नहीं मिल रहे हैं उन पर लिखना शुरू करें, और जरूर लिखें क्योंकि उस पर कोई प्रतिबंध अभी तक नहीं दिखता है। लेकिन हम देख क्या रहे हैं कि अखबारों के पास ऐसी खबरों के लिए, ऐसी स्टोरियों के लिए जगह नहीं दिख रही। यही नहीं, मैं और भी क्षेत्र हैं जहाँ की खबरें कम हो गई हैं, जैसे कला जगत है, आर्ट है, कल्चर है, उसको एकदम कम हो गया है। और धीरे धीरे अब देख रहा हूँ कि मैं गांव और गरीब और जो एक लेवल से नीचे जो लोग हैं उनकी कोई जगह नहीं है, वो जगह बनानी पड़ेगी और तभी सर्वाइवल है। अगर यही चलता रहा तो ये जो जिनके लिए आप अखबार लिख रहे हैं ना, इनके पास और भी साधन है खबरें जानने का, ये बिल्कुल आपको छटक देंगे, आप बाहर हो जाएंगे। आप पहुंचिए उन लोगों के पास जिन लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं, तो वो सरवाइव करेंगे आप वहाँ। धन्यवाद जगदीश जी।